नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग दोस्तों, कल हम लोग ने लोकसभा के जो स्पीकर है उन उसका जो पावर होता है, जो उसके कार्य होते हैं, वो हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लोकसभा की जो शक्तियाँ होती हैं, लोकसभा के पावर और शक्तियाँ जो जो भी होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है संसद का, पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लोकसभा के कार्य क्या क्या होते हैं और लोकसभा किस तरह से फंक्शन करती है, अपना सेशन किस तरह से वो रन करती है। ये सब चीज़ें हमको देखनी है। अभी लोकसभा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं इसमें। तो देखो लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है विधायी शक्तियाँ। मतलब विधायी का मतलब क्या होता है? विधायी, ये देखो, मतलब कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी विधेयक को विधि मतलब कानून बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति जरूरी होती है। और राज्यसभा, मान लो कोई विधेयक है वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मान लो, तो देखो एक प्रोसेस होता है। जैसे कोई भी विधेयक आता है तो वो पहले कहीं भी जा सकता है, कुछ विधेयकों को छोड़ के। ठीक है, जैसे मान लो विधेयक आया, लोकसभा में जाएगा, पास हो गया, फिर जाएगा राज्यसभा में, यहाँ से भी पास हो गया, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। जब प्रेसिडेंट से पास हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मान लो हो सकता है पहले राज्यसभा में चला जाए, फिर उसके बाद में वहाँ से पास होकर लोकसभा में जाए, फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाए। तो ये कैसे भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मान लो अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पास हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को भी लोकसभा में पारित करना आवश्यक है। तो ये आप समझ गए एक पॉइंट, विधायी शक्तियों में लोकसभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं, मतलब क्या क्या पावर्स हैं एंड क्या क्या फंक्शंस हैं ऑफ लोकसभा। तो चलो अगला देखते हैं। देखो, साधारण विधेयक जब होता है, ऑर्डिनरी बिल, ये मैंने कल भी आपको बताया था। जब कभी भी ऑर्डिनरी बिल होता है और इसमें राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध हो जाता है, मतलब गतिरोध हो जाता है। मान लो लोकसभा में वो पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया। ठीक है, इसने पारित नहीं किया, तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है कि इस साधारण विधेयक में राज्यसभा एग्री नहीं कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि इसका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, या फिर इसको ये भी बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 108, 108 ये कहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो, अब ये हम लोग जो मैंने समझाया वो पढ़ लेते हैं। साधारण विधेयक के संदर्भ में यदि संसद के दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो उसे गतिरोध को दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। जब दोनों का ज्वाइंट सेशन हो रहा है तो अब आप बात को सुनिएगा ध्यान से। वेन एवर देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट कैन कॉल द joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha and chairmanship, or you can say that the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha, the chairmanship of that session will be organized by the speaker of the Lok Sabha। तो आप ये समझ रहे हो कि ये आप पूरा पॉइंट ये समझ गए अच्छी तरीके से। राज्यसभा का सभापति इसको ज्वाइंट सेशन में नहीं करता है। ठीक है,
लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ये बात आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये मैंने आपको आर्टिकल 108 क्या है ये भी मैंने बता दिया है, संयुक्त अधिवेशन भी बता दिया है, साधारण बहुमत के द्वारा, मतलब साधारण बहुमत के द्वारा ये विधेयक को पारित कर दिया जाता है। तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और प्लस विशेष बहुमत प्लस 15 राज्यों की सहमति या आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति किन किन विधेयकों में ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें वन बाय बाय हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स हैं 545 और राज्यसभा में मेंबर्स हैं वैसे 250 हैं पर 245 हैं, तो डैट मीन्स द मेंबर ऑफ लोकसभा इज डबल देन द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसका मतलब है कोई भी विधेयक पारित होगा या कोई भी सम इफ़ देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट ऑन सम इशू, सो किसकी बात मानी जाएगी? तो लोकसभा की बात मानी जाएगी, जाहिर है, क्योंकि लोकसभा अगर ज्वाइंट सेशन साधारण विधेयक का बुलाया जा रहा है और ज्वाइंट सेशन हो रहा है, ठीक है, बात को समझना बात को। अब मान लो ये 545 हैं और ये 245 है, ये तो पहले भी पास कर चुके थे, तो इसका मतलब है 545 में अगर अगर मान लो 500 भी सपोर्ट में है उस विधेयक के और ये केवल 245 है, तब भी वो विधेयक साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जिस सभा में तो लोकसभा के में लगभग दोगुनी सदस्य संख्या के कारण अंतिम निर्णय लोकसभा के द्वारा ही होता है, इसलिए कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। सो ये बात पॉइंट को आप समझिएगा। लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा बिकॉज ऑफ इट्स नंबर ग्रेटर देन द मेंबर ऑफ द राज्यसभा and the member of the Lok Sabha is more than double than the member of the Rajya Sabha. That's why Lok Sabha has more power to make any law than the power of the Rajya Sabha. तो ये बात आप समझ रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देखो, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, ये देखो ये थोड़ा गलत लिख दिया है, देखो इसको थोड़ा इग्नोर करना। कार्यपालिका पे नियंत्रण करता है लोकसभा। अब कार्यपालिका क्या है? यही मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद, ठीक है। व्यवस्थापिका क्या है? ये लोकसभा। तो लोकसभा क्या करता है? लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है। जब कभी मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री गलत स्टेटमेंट देता है विद इन लोकसभा, और आप कह सकते हो कि मान लो कुछ गलत स्टेटमेंट या कुछ भी इस तरह की मान लो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो लोकसभा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है दोस्तों, आप इतनी बात समझे कि नहीं समझे? तो यही हम आपको बता रहे हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, कभी भी लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के तहत, धन्यवाद प्रस्ताव के तहत किसी भी मिनिस्टर के साथ या पूरी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है, और इस तरह का प्रस्ताव अगर वो लोकसभा से पास नहीं होता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। whenever there is some motion against the मंत्री परिषद or the whole government, and if that motion which is called by the opposition party of India, then the whole ministry or the whole cabinet will have to resign।
ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखो, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। देखो, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, जिसको मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है, को व्यवस्थापिता मतलब लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करती है। ये चीज़ मैंने अभी बताई है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका प्रधानमंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है। अब देखो, एक आर्टिकल है 75(3), जिसको आर्टिकल 75 आर्टिकल नंबर है और इसका सब क्लॉज है 3। इसमें ये कहा गया है, देखो 75(3) में क्या कहा गया है कि पूरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीज़ आप बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है। ये मैंने पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। ठीक है। और यदि लोकसभा, एक बात, अब अगला पॉइंट समझते हैं। यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर देती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उसके धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं तो भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखो, जब कभी भी राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव लाता है, जब बजट आता है तो बजट से पहले राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव लाता है। ठीक है। तो उसी धन्यवाद प्रस्ताव को अगर वो पास नहीं हो पाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और एक ये भी है पॉइंट है, इसके अतिरिक्त लोकसभा अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकता है। जैसे लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में या सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकता है। आपको पहले ही बताया है, तारांकित प्रश्न होते हैं, अभी ये और भी आएंगे, अतारांकित प्रश्न होते हैं। ठीक है। शून्य काल होता है। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जब प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का मान लो किसी भी मंत्री ने उस मंत्री ने मान लो, एक जैसे एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक उदाहरण समझना, मान लो बिजली मंत्री हैं देश के, उन्होंने ये किसी सदस्य ने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा? क्या देश में कोयले की कमी है? जिस तरह से अखबारों के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं कि देश में बिजली की व्यवस्था कभी भी चरमरा सकती है और ब्लैकआउट हो सकता है इंडिया में। ब्लैकआउट का मतलब होता है जब बिजली के पावर प्लांट में बिजली बनना बंद हो जाती है या किसी भी टेक्निकल एरर से, टेक्निकल फॉल्ट से पूरे देश में बिजली कट हो जाती है। तो क्या कोयले की कमी है? ये किसी मिनिस्टर ने, किसी सदस्य ने पूछा, लोकसभा के सदस्य ने बिजली मंत्री से। तो बिजली मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बल्कि अब वो कह रहे हैं बल्कि अब कोयले का प्रोडक्शन पहले से भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। कोयले का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये उसने पूछ लिया, बता दिया उसने, मंत्री ने। अब देखो, 2 दिन बाद पूरे देश में या किसी स्टेट में बिजली लाइट कट जाती है और उसका रीज़न निकल कर आता है क्योंकि कोयले की पावर प्लांट में सप्लाई नहीं हो पाई, कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई। बात को समझे कि नहीं समझे? कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई तो इन्होंने कहा कि कोयले की सप्लाई, और उसी 2 दिन बाद से जब ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है तो वही बिजली मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, बिजली की कमी है, मतलब सॉरी, कोयले की कमी है, पर
पर हम कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है या तो ये स्टेटमेंट सही है जो 2 दिन बाद आफ्टर ब्लैकआउट इन द कंट्री ही हैज़ गिवन, और या तो वो स्टेटमेंट सही है जो उसने बोला था इन रिस्पॉन्स ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द लोक सभा विच दे आस्क्ड टू द इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कि वेदर देयर इज ए लैक ऑफ कोल और नॉट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी कमी नहीं है। पर जिस हिसाब से बिजली गई है और उन्होंने बोला, मतलब जब प्रेशर पड़ा है विभिन्न न्यूज़पेपरों और मीडिया के माध्यम से सरकार पर, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, बिजली की कमी इसलिए हुई है क्योंकि हम कोयले की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं कर पाए हैं। तो डैट मीन्स है ये जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो प्रीवियस स्टेटमेंट डिड नॉट सपोर्ट द करंट सिचुएशन। समझ रहे हो? ड्यू टू लैक ऑफ कोल। तो इसका मतलब है डेट इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैड लाइड इन लोकसभा इन रिस्पांस ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? अब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है सदन को गुमराह करने के आरोप में। अविश्वास प्रस्ताव आएगा और अविश्वास प्रस्ताव आ गया और अगर वो पास हो गया तो पूरी कैबिनेट को ही इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा में झूठ नहीं बोल सकते हो आप, पूरी कैबिनेट को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। बात को समझ गए हो कि नहीं? तो चलो, यही मैंने आपको पॉइंट आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब आगे देखो, किसी सरकार या सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है लोकसभा तथा अब देखो, लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब यूपीएससी, वित्त आयोग का आर्टिकल आपका 280, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति क्या कह रही है? भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा को वित्तीय शक्ति की दृष्टि से प्रमुखता दी गई है। मतलब इन इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पावर लोकसभा हैज़ मोर पावर देन राज्यसभा, या फिर मोर नहीं, आप कह सकते हो कि राज्यसभा हैज़ नो पावर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बिल या मनी बिल जिसको कहा जा सकता है। तो देखो, अनुच्छेद 109 के अनुसार एक धन विधेयक होता है जिसको मनी बिल कहा जाता है। ये मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, जिसमें टैक्स की कोई इम्पोजिशन की बात हो या टैक्स का रिमूव करने की बात हो या नया कोई टैक्स आरोपित करने की बात हो, या वो मनी से आप समझ ही रहे हो कि जो पैसे से रिलेटेड मान लो कोई बिल है तो वो मनी बिल के रूप में आता है। और इसको कोई भी लोकसभा अध्यक्ष, मैंने आपको बताया, वही इसको अप्रूव करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा मनी बिल। मनी बिल नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू राज्यसभा, मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस्ड टू लोकसभा। ये चीज़ आप समझ लेना, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक बता कर सकता है। बात को समझ रहे हैं? कोई भी विधेयक है, मान लो कोई ऐसा विधेयक है जो मतलब ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा उसको पास नहीं करेगी, या तो राज्यसभा में गवर्नमेंट का जो रूलिंग पार्टी है उसका राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो फिर सरकार क्या करती है? किसी भी बिल को लोकसभा में मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस करके उसको लोकसभा से पारित करा के राज्यसभा में भेज देती है। और राज्यसभा हैज़ नो पावर in terms of money bill and he has Rajya Sabha has to pass that bill which is passed by the Lok Sabha। तो इसमें कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा, केवल एक रिकमेंडेशन दे सकती है टू लोकसभा डेट दिस बिल हैज सम फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट एंड यू शुड इम्प्रूव दिस एक्ट। तो बात को समझ रहे हो? तो फिर क्या होगा, मान लो लोकसभा उसको चाहे भी या ना चाहे, अगर वो उसकी जो रिकमेंडेशन है उस पर वर्क नहीं करना चाहती है तो कुछ नहीं वो कर सकती राज्यसभा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो अनुच्छेद 110 के तहत ये पावर दी गई है, ये लोकसभा अध्यक्ष को पावर दी गई है कि वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक बता सकता है। जैसे आधार बिल जो आधार हम लोग यूज़ करते हैं, धन विधेयक
ना होने के बावजूद भी धन विधेयक के तौर पर पेश किया गया था। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो, लोकसभा से पारित होने के बाद चलो अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेज दिया जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति के तिथि के अंतर्गत 14 दिन के अंदर ही लोकसभा को लौटा दे। राज्यसभा विधेयक में संशोधन का सुझाव तो दे सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन की शक्ति भी लोकसभा की एक यूनिक पावर है। ठीक है, लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है। तो ये देखो, अनुच्छेद 368 के तहत यह अधिकार दोनों सदनों को समान रूप से दिया गया है, जो संविधान संशोधन का वो है। अतः संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले के सदस्यों में कम से कम 2/3 के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो ये चीज़ आप समझ लो। संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, संशोधन विधेयक में कोई भी प्रावधान नहीं। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ऑन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, एंड इफ़ यू डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियो। और हर एक 20-22 मिनट का वीडियो हमारा होता है और उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक ज़रूर करना। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, संसद के दोनों सदन में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकता है और यदि राज्यसभा महाभियोग लाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करता है। चलो अगला देखते हैं। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर पद से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित करती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। ये देखिए, ये राष्ट्रपति लिखा हुआ है, राष्ट्र, ये पति ये है। तो राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार होना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको आप लोग ये वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत लोकसभा के सारे फंक्शंस डिटेल में लिखे हुए हैं और आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा दी गई है। अब आप कल हम लोग राज्यसभा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों।